नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं बजट पर विशेष कवरेज और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बजट में आयकर की सीमा में बदलाव नहीं, ज्यादा निवेश पर ज्यादा छूट, जेब पर भारी पड़ेगा सर्विस टैक्स। रक्षा क्षेत्र का बजट 11% बढ़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को तवज्जो, सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजनाएं। प्रधानमंत्री ने बताया निवेश बढ़ाने वाला बजट, कहा काले धन पर आएगा सख्त कानून। कांग्रेस में विपक्ष ने बजट को बताया दिशाहीन। बजट के फौरन बाद जनता पर महंगाई की मार, पेट्रोल और डीजल 3 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा, नई कीमतें आज आधी रात से लागू। और जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद को सरकार बनाने का न्योता, शपथ ग्रहण कल। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे 25 मंत्री, प्रधानमंत्री भी करेंगे शिरकत। तो बात होगी आज बजट की, उसके अलग अलग प्रावधानों की और आम जनता को इस बजट से क्या मिलता हुआ दिख रहा है। और उस पर हमारे साथ खास मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार भारतभूषण, हमारा स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि असल में क्या बजट में हुआ है। आयकर छूट को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन मध्यवर्ग को यहां पर निराशा हाथ लगी है। आम बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन सर्विस टैक्स को बढ़ाकर अब 14% कर दिया गया, जिससे कहा जा सकता है कि महंगाई की मार आम जनता पर पड़ सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में मिडिल क्लास लोगों को अपना ख्याल खुद रखने की नसीहत दी है। उन्होंने आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है और व्यक्तिगत आयकर में हर वर्ष 2.5 लाख रुपए तक की छूट जारी रहेगी। वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वाले व्यक्तियों पर 2% सरचार्ज लगाया जाएगा। साथ ही स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए जरूरत पड़ने पर 2% सेस भी लगाया जा सकता है, जिसका भार भी आम आदमी पर पड़ेगा। Our stated policy is to avoid surprises and instability in tax policy. Exemption to individual taxpayers will, however, continue since they facilitate savings and get transferred to investment and economic growth. हालांकि वित्त मंत्री ने बचत को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग के करदाताओं को रियायतों का तोहफा भी दिया। अब व्यक्तिगत करदाताओं को सालाना 4,44,200 रुपए की आय पर विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट उपलब्ध होगी। स्लैब कभी बढ़ सकते हैं, मैं उसको रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन सरकार के पास फिस्कल स्पेस कितनी है ये भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। और राज्यों को इतने पैसे देने के बाद मेरी जो फिस्कल स्पेस थी बहुत छोटी हो चुकी थी। लेकिन मैंने स्लैब्स न बढ़ाकर लोगों को मजबूर करने की कोशिश की कि वो बचत करें। आम बजट में सेवा कर की दर 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसकी वजह से लगभग सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। हालांकि कृषि उत्पाद की ढुलाई में सेवा कर से छूट जारी रहेगी। The only pain point is the service tax, which has been increased from 12% to 14%, which certainly will cause discomfort to some of the industry. बजट में कंपनी आयकर की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अगले 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करने का भी ऐलान किया है। इसके मुताबिक कॉर्पोरेट कर की दर 4 साल में 30% से घटाकर 25% पर लाई जाएगी। GAAR यानी गार पर अमल 2 साल तक टालने का फैसला किया गया है। अब 31 मार्च 2017 तक किए जाने वाले निवेश पर गार लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार अगले साल से वस्तु और सेवा कर यानी GST को लागू करने के लिए कदम बढ़ाएगी। This reduction in tax rate will be money neutral. But the very important thing is going to be simplification of the tax system, the tax administration, and clarity that you don't have exemption, so you have less leeway for litigation and complications. वित्त मंत्री ने काले धन पर लगाम लगाने और बेनामी लेन देन की रोकथाम के लिए एक नया कानून इसी सत्र में लाने की भी घोषणा की है। नए कानून के तहत 1 लाख से ज्यादा किसी भी खरीद और बिक्री के लिए पैन कार्ड की जरूरत होगी और 20,000 से ज्यादा का लेन देन नकद किए जाने पर रोक लगा दी जाएगी। नए विधेयक में विदेशी संपत्ति छिपाने वालों के लिए 10 साल के कारावास की सजा का भी प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। टैक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मैं कहूं कि बजट का, जिस पर सरकार की नजर होती है इनकम के लिहाज से भी और आम जनता की सबसे ज्यादा नजर होती है। इस पूरे सिस्टम में क्या ये कहा जाए कि डायरेक्ट टैक्स की बजाय सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए कुछ नए रास्तों की तरफ बढ़ती दिख रही है? बिल्कुल, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा एम्फेसिस है, डायरेक्ट टैक्सेस पे कम एम्फेसिस है।
और डायरेक्ट टैक्स में तो कुछ कंसेशन भी दिए हैं, पर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज्यादा रिलायंस है, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आम आदमी को, जैसे कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी कहा, उसको कुछ खास राहत नहीं मिली है। उसको हो सकता है महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सर्विस टैक्स आपने 12.36 से बढ़ा के 14% कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी जो है 12% से 12.5% कर दी है। क्लीन एनर्जी सेस कोयले के ऊपर प्रति टन 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए हो गई है। लेकिन जैसे कि वित्त मंत्री ने बताया कि वो इस बार डायरेक्ट टैक्स पे लोगों को कंसेशन क्यों नहीं दे पाए। वो कह रहे हैं कि मेरी जेब में कम पैसे थे और जो पैसे थे उसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जा सकता है, एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। जब कभी होगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये भी कहा, मैं लोगों को मजबूर कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि वो सेव करें। कैसे सेव करें? मेडिकल इंश्योरेंस लेके सेव करें। और कई उन्होंने तरीके निकाले जिससे अगर आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप पे 4.44 लाख रुपए तक आप साल के टैक्स फ्री कर सकते हैं। लेकिन सर्विस टैक्स को बढ़ाने से क्या वाकई वो जो बचत है उस पर उसका मैं कहूं कि विपरीत असर, उल्टा असर नहीं पड़ सकता है, जो आम आदमी सोच रहा है, या एक तरीके से जो एक फिनोमेना तैयार किया जा रहा है इसे लेकर? पड़ सकता है, लेकिन कितना पड़ेगा ये मेरे को कहना बहुत मुश्किल है। और क्या आम आदमी या फिर मिडिल क्लास को लेकर, जब वित्त मंत्री ने कहा कि पहले के बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ होता था, लेकिन इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल की बजाय जो लोअर है और जो अपर है उन दोनों को भी कुछ दिया जाए। नाराजगी क्यों ली जा रही है मिडिल क्लास के साथ इस बार? मिडिल क्लास के लिए कुछ खास किया नहीं गया है, लेकिन नाराजगी नहीं है। उन गरीबों को खुश किया जा रहा है। इसलिए भी किया जा रहा है कि दिल्ली इलेक्शन में आपने देखा बीजेपी का सफाया हो गया, और शायद बीजेपी वालों का ये मानना है सफाया इसलिए हुआ कि सभी लोग उनसे नाराज थे, लेकिन गरीब तबका ज्यादा नाराज था। कई कारणों से नाराज था। मैं नहीं कर रहा हूं केवल कुछ पैसे के मामले पे नाराज था या टैक्स के मामले पे नाराज था, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो सकता है, लेकिन गरीब तबके के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है और ये बात सराहनीय है। जो उन्होंने नई स्कीम्स निकाली है, पेंशन वगैरह की, अटल पेंशन योजना जिसमें सरकार 50% देगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 3 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलेगा अगर आप 330 रुपए प्रीमियम देंगे साल भर का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिससे एक्सीडेंटल डेथ रिस्क मिलेगा 2 लाख तक का, 1 रुपया प्रति माह आप देंगे। ये अच्छी बातें, खराब बातें नहीं है। और जो रिफॉर्म किया है उन्होंने डायरेक्ट सब्सिडीज पेमेंट स्कीम में कि लीकेज को कैसे रोका जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल को लेके लीकेज को प्लग किया जाएगा। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम की डेप्थ को बढ़ाया जाएगा। जितने भी आपके पोस्ट ऑफिस है सब बैंक्स बन जाएंगे, तो बैंक लोगों के पास चल जाएगा। लोगों को बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे दूर दराज के इलाकों में बैंक हो ना हो पोस्ट ऑफिस नेटवर्क बहुत अच्छा है। जी, तो ये टारगेटेड सब्सिडीज जो होंगी इससे भी सरकार की बचत होगी और ये लोगों के लिए अच्छा भी है। और वहीं अगर मैं कॉर्पोरेट जगत के लिए कहूं, उद्योग जगत के लिए कहूं, वहां पर टैक्स को लेकर जो मैं कहूं कि थोड़ी सी सब्सिडी की बात, थोड़ी सी छूट की बात हो रही है, कुछ फीसदी की जो टारगेट से कम रही है, उससे लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं कि जो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम निवेश बढ़ाने के लिए असल में उद्योग जगत को इस तरह की छूट या फिर थोड़ा सा उन्हें एक अच्छा माहौल मिले, इसलिए कोशिश है, क्या वाकई कारगर दिखेगी? वहां पे खाली उन्होंने दिशा बताई है कि इस दिशा में मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स की जो बात है कि 30 से 25% हो जाएगा, वो इस साल तो नहीं हो रहा है, वो अगले साल होगा। सरचार्ज ऑन कॉर्पोरेट टैक्स इसी साल 2% बढ़ गया है। तो जैसे कि पहले भी किसी ने कहा था कि 30% के बजाय अब वो 36% हो गया, तो कॉर्पोरेट जगत खुश नहीं होगा उससे। सेस ऑन इनकम टैक्स जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वो चली जाएगी, पर लेकिन अगले साल से जाएगी। तो कॉर्पोरेट जगत को खुश करने के लिए यही कहा गया है कि बिजनेस का माहौल ठीक होगा। मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं। उनको एक बताया गया आपका रास्ता इन्वेस्टमेंट का सुधारा जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप उससे आगे बढ़ेगी। यानी कहे कि जो क्रीमी तबका है, यानी कि अगर मैं कहूं इंडस्ट्री की बात करूं, उद्योग जगत की बात करूं, और जो मिडिल क्लास है, दोनों को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक व्यापक योजनाओं के जरिए बड़े एक वर्ग को शामिल किया जा रहा है स्कीम्स में। वो भी किया जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। ये मान के मत चलिए कि उनको ये बजट उनको टारगेट नहीं करता है, बल्कि उनको इंकरेज करता है कि वो भी सेव करें। उनको कई अलग अलग स्कीम्स देता है। कॉर्पोरेट जगत को भी, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात छोड़ दें कि इस साल क्या हो रहा है, आगे के लिए उनको कहा गया है कि कंसेशन मिलेगा आपको, तो प्रॉमिस है फ्यूचर का कि फ्यूचर में ये सब आपके लिए किया जाएगा, तो उनको भी नाराज नहीं किया जा रहा है।
लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि बड़ा बिग बैंग रिफॉर्म होगा, कोई नई चीजें अनाउंस होंगी, वो सब नहीं हुई है। लेकिन जो रुकावटें उनके रास्ते में आती थी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे पीपीपी ले लीजिए, जो प्लग इन प्ले मॉडल की बात कर रहे हैं, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बैंकरप्सी लॉ आ जाए, चैप्टर 11 लॉ होता है अमेरिका में कि आप बैंकरप्ट हो गए 3 साल बाद आप फिर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ तो 3 साल तक तो कोई डिसीजन ही नहीं होता है, 30 साल तक नहीं होता है। तो ये सिका और BIFR जो है ये बिल्कुल फालतू लॉ है या फालतू बॉडीज है, BIFR कम से कम। तो इनको हटा के अगर ये बैंकरप्सी कोड आता है नया, ये अच्छी बात है। तो जो रुकावटें आ रही थी बिजनेस करने में, उनको दूर करने की कोशिश की गई है, और जहां अभी कोशिश नहीं हुई है, प्रॉमिस किया गया है कि ऐसे किया जाए। कुछ और जो अहम बातें वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा में लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को सबका बजट कहा है। उन्होंने बजट को दूरदर्शी, किसानों, युवा और गरीबों पर केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि इससे निवेश के अनुकूल माहौल बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने काले धन की वापसी के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता को फिर दोहराया। काले धन के संबंध में हमारी क्या सोच है, हमारा क्या कमिटमेंट है, इसको पूरी तरह हमने देश के सामने रखा है। अब काला धन वालों का खैर नहीं है, सिवाय जेल अब उनके नसीब में कुछ नहीं है। नया कानून हम ला रहे हैं और आज बहुत विस्तार से काले धन के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करने की प्रस्तुत की है। साथ साथ अब काला धन नया तैयार ना हो, उसके लिए भी बेनामी ट्रांजैक्शन का जो कारोबार चलता है उसके खिलाफ भी कानून ला रहे हैं। तो काले धन को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सरकार सख्त है। एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा बस कि काला धन एक ऐसा विषय है, जब भी आता है मैं कहूं कि आकर्षण का केंद्र होता है, चर्चा का केंद्र होता है। जो काले धन को लेकर इस बजट में कहा जा रहा है, जिस तरह की सख्त कानून की बात हो रही है, वाकई आपको लग रहा है कि जिस मोटिव के साथ है, जो एक संदेश दिया था बीजेपी ने चुनाव के बाद, उसी दिशा में एक कदम है? देखिए, एक बार वो गलती कर गए ये बोल के, जिसको कहते हैं कि चुनावी जुमला था कि हर एक के अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा अगर पूरा काला धन वापस आ गया। वापस तो कुछ नहीं आया, न किसी के अकाउंट में कुछ पैसा गया है। ये कह रहे हैं कि हम आगे काले धन को, जो ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस, उसको रोकेंगे। कैसे कह रहे हैं? एक तो कह रहे हैं कि पनिशमेंट हम एनहांस कर देंगे, क्योंकि पनिशमेंट अब 10 साल की रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। दूसरा ये कि उसकी जड़ तक जाएंगे कि जितने भी बिग टिकट ट्रांजैक्शंस होंगे उनकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग होगी कि किसने कितना पैसा खर्च किया। जेल टर्म ही नहीं होगा, जो कंसील करेगा या इनकम विदेश में रखेगा या उनके लिए भी पेनल्टी होगी, जो उनकी मदद करेंगे उनके लिए भी पेनल्टी होगी। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन काले धन का इस्तेमाल इलेक्शन में नहीं होता क्या? जो लोग कानून बनाते हैं उनको पूछना चाहिए कि हम इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, कौन से पैसे से लड़ते हैं, चेक दे के लड़ते हैं कि कैश से लड़ते हैं, वो कैश कहां से आता है? तो ये सवाल भी पूछना जरूरी है। खाली काले धन का ट्रांजैक्शन मकान खरीदने में नहीं होता। यानी कि जो उसके सेक्टर हैं सबको मैं देखना चाहूंगा कितने राजनीतिक जेल जाते हैं काले धन के इस्तेमाल के लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जो कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस बजट में, विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस पहले पूर्ण बजट की आलोचना की है। उन्होंने इसे कॉर्पोरेट हित वाला बजट बताया। विपक्षी पार्टियों ने बजट को दिशाहीन और गरीब विरोधी करार दिया है। आम बजट पेश करने के बाद से वित्त मंत्री अरुण जेटली विरोधी पार्टियों के निशाने पर हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बजट में कुछ नया नहीं है। कांग्रेस ने बजट को कॉर्पोरेट के हित वाला बजट बताया है। हम तो बोल रहे हैं तो प्रो कॉर्पोरेट है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है और प्रो रिच है, नॉट फॉर प्रो पुअर, नॉट फॉर ग्रोथ, नॉट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। We have nothing against the corporate sector or the class that pays income tax, but I think it's good to remind ourselves that a very, very large number of people in this country. वहीं दूसरे राजनीतिक दलों ने भी बजट पर निराशा जताई है। इन पार्टियों ने इसे जन विरोधी बजट बताया। लेकिन बजट में किसानों के लिए सुविधा दी नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा दी नहीं और नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए दी नहीं, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी से बढ़ती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। आम जनता के हित में ये बजट हमें कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। ये कॉर्पोरेट का, बड़े व्यापार का, शहर का बजट है। इसका गांव से, देहात से, खेती से कोई वास्ता नहीं। कॉर्पोरेट के लिए बजट है, गरीबों के लिए कुछ ज्यादा नहीं दिया गया। एनआरईजी का एलोकेशन एक ही रख गया और कॉर्पोरेशन टैक्स 5% कम कर दिया। बहुत उम्मीद थी
लेकिन रेल बजट की तरह ही देश का आम बजट भी आम आदमी के लिए निराशाजनक है। हालांकि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे आम लोगों का बजट कहा है। नव विक्रम सिंह और प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो वित्त मंत्री जेटली साहब ने जो बजट आज पेश किया है उसमें साफ तौर पर कई अहम मुद्दे भी हैं और सरकार की प्राथमिकताओं के मुताबिक बजट में अनेक नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर खास जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आम बजट में प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके लिए बजट में 310 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इसका मकसद विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हुए भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। The role of indirect taxes has also been very important in the context of promotion of domestic manufacturing and make in India. In indirect taxes, therefore, I propose to reduce the rate of basic custom duty on certain inputs, raw material, intermediates and components in all 22 items so as to minimize the impact of duty inversion and reduce manufacturing costs in several sectors. इसके अलावा सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के लिए 2510 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इससे गुड गवर्नेंस से लेकर वर्चुअल क्लासरूम, साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की कोशिश है। कौशल विकास और उद्यमशीलता के लिए 1500 करोड़ रुपए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 4230 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गंगा की सफाई से जुड़े नमामि गंगा कार्यक्रम के लिए 2100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। निर्भया कोष के लिए 1000 करोड़ रुपए बरकरार रखे गए हैं, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 100 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने किया है। Cleanliness of households and cleanliness environment are very important social causes. The fourth pillar of my taxation proposal this year therefore relates to initiatives for the Swachh Bharat Abhiyan. In my direct tax proposals, I have proposed 100% deduction for contributions other than by way of CSR contributions to the Swachh Bharat Kosh. A similar tax treatment is also being proposed for the Clean Ganga Fund. अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार देने के लिए मंजिल नाम से नई योजना शुरू होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, असम में एम्स खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में प्रबंधन संस्थान IIM खोले जाने का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। कर्नाटक में भी IIT की स्थापना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों को बजट में खास तवज्जो दी है। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कुछ नए संस्थान खोलने की बात कही और स्वास्थ्य के मोर्चे पर नई सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट का बड़ा हिस्सा खोला गया है। सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवंटित बजट पर लोगों की नजरें थीं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उन्हें निराश नहीं किया। अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए शिक्षा के मद में 68,968 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिनमें मिड डे मील की राशि भी शामिल है। स्वास्थ्य के लिए बजट में 33,152 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास के लिए 79,526 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। शहरी विकास के लिए 22,407 करोड़ और महिला और बाल विकास के लिए 10,351 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनके अलावा इन क्षेत्रों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। Educating and skilling our youth to enable them to get employment is the altar before which we must bow. To ensure that there is a senior secondary school within 5-kilometer reach of each child, we need to upgrade 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior middle to the senior secondary level. We have also to ensure that education improves in terms of quality and learning outcomes. उच्च तकनीकी शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए कर्ज देने के साथ साथ धनबाद के ISM को IIT बनाने, कर्नाटक में IIT, जम्मू में IIM और महाराष्ट्र में 3 फार्मा संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। इन संस्थानों के अलावा कई राज्यों में एम्स खोलने का ऐलान किया गया है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम और तमिलनाडु शामिल हैं। हालांकि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण पर बजट के नजरिए को लेकर विपक्ष नाराज है। बजट तो विजन डॉक्यूमेंट के जैसा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये आगे के लिए वो उन्होंने किया है, अब के लिए नहीं है। और जो गरीबों के लिए बहुत से स्कीम्स थे उसको बढ़ाने की कोशिश भी उन्होंने नहीं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरी लाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की छूट सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। एम्बुलेंस के चेसिस पर उत्पाद शुल्क 24% घटाकर 12.5% कर दिया गया है। इसके अलावा कृत्रिम हृदय को 5% के बुनियादी सीमा शुल्क और CVD से छूट दी गई है। सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर वो बेहतर करने की कोशिश में जुटी है। हालांकि विपक्ष बार बार इस बजट को कॉरपोरेट के पक्ष में झुका हुआ करार दे रहा है। ये तो जन विरोधी बजट है और कॉरपोरेट के लिए बजट है। गरीबों के लिए कुछ ज्यादा नहीं दिया गया। NREG का एलोकेशन एक ही रख गया और कॉरपोरेशन टैक्स 5% कम कर दिया। स्वच्छ भारत अभियान और जन धन योजनाओं की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री ने रक्षा सामग्रियों के उत्पाद के लिए 2,46,727 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये आवंटन मेक इन इंडिया योजना के तहत किया गया है। इसी तरह बुनियादी संरचनाओं के लिए बजट में 70,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बुनियादी संरचनाओं में NDA सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को समाहित किया गया है। सड़क और रेलवे के लिए भी बजट में बड़ी राशि आवंटित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में ज्यादातर लोग सामाजिक सुरक्षा के अभाव में जीते हैं। वित्त मंत्री का मानना है कि स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा के अभाव में चलते लोगों में अनिश्चितता रहती है और इसके लिए वित्त मंत्री ने बजट में सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी योजनाओं के मध्य बढ़ोतरी के साथ कुछ नई योजनाओं की भी आज घोषणा की। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गरीब और वंचित लोगों के लिए सरकार फिक्रमंद है। उन्होंने NDA सरकार की जनधन योजना सहित कुछ नए कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की। बजट के मौके पर उन्होंने कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की। Substantial reduction of poverty. All our schemes should focus on and center around the poor. Each of us has to commit ourselves to this task of eliminating absolute poverty. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के चलते मौत होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सालाना 12 रुपए जमा करने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सरकार 50% सहयोग देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्राकृतिक और दुर्घटना के चलते मौत दोनों को कवर करती है। इसमें 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम भरने के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे। बजट के इन प्रावधानों को देखते हुए सरकार संतुष्ट नजर आ रही है। SC, ST, OBC, दलित, पीड़ित, शोषित जो पीछे रह गए हैं उनको विशेष बल देना। जिन मनरेगा की बड़ी चर्चा होती थी, इतने सालों में मनरेगा में पहली बार गांव के गरीब को रोजी रोटी मिले, इसलिए सर्वाधिक धनराशि गरीबों के रोजगार के लिए लगाई गई है। वित्त मंत्रालय ने इस बार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भी कोष बनाने का फैसला किया है। इसके जरिए वृद्धा पेंशन, BPL कार्ड धारकों, छोटे और सीमांत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। अरुण जेटली के मुताबिक अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए नई मंजिल नाम से एक योजना शुरू की जाएगी। लेकिन मौजूदा बजट के इन प्रावधानों को लेकर विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। Quantum of subsidies have been reduced. Another attack on the poor, other than the indirect tax increase. And the third thing is the very serious matter, in fact, which we'll all have to seriously consider, is that the actual expenditures of the government have declined. विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर जैसी संजीदगी दिखाई जानी चाहिए थी, सरकार ने वैसी नहीं दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बरसात सोशल सेक्टर को लेकर जिस तरीके की योजनाएं शुरू की गई हैं, कितनी दमदार दिख रही हैं और भारत जैसे देश में कितनी प्रभावी और कितनी जरूरत है इसकी? ये बहुत जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इस बजट की सराहना की जानी चाहिए तो इसीलिए की जानी चाहिए कि एक व्यापक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें पेंशन भी कवर होगी, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर्ड होगा। ये जो आपके रिपोर्टर ने बताया, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये बहुत अच्छी स्कीम्स है। और अगर ये लिंक हो जाती है जनधन योजना के साथ, आधार के साथ, ये बड़ी अच्छी योजनाएं हैं। और जो शहर में जो लोग रहते हैं, जिनके पास, जो गांव में काम नहीं करते, फैक्ट्री में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, इनके पास ESI था या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम था, उनको भी एक नई पेंशन स्कीम का ऑप्शन दिया गया है। ये अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो इसके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे होंगे,
कि कई चीजें तो ऐसी है जो मरने के बाद ही मिलेंगी, लेकिन जिंदा रहते हुए उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि अगर गरीब के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी गरीबों को देना, गरीब तबके को देना, ये बहुत अच्छी बात है और सराहनीय है। चलिए, उधर वित्त मंत्री ने संकट से जूझ रही खेती का भी जिक्र किया है अपने बजट में और खेती बाड़ी को सहारा देने की कोशिश भी की गई। बजट में खाद्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के साथ 8.5 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में मनरेगा, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई और जैविक खेती जैसे बुनियादी मसलों के लिए भी खास प्रावधान है। वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में खेतीबाड़ी और गांव देहात के हक में कई कदम उठाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने मिट्टी की खराब होती सेहत और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सहायता मुहैया कराने के ऐलान किए हैं। बजट में 72,969 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को बरकरार रखा गया है। Increase in agricultural productivity and realization of reasonable prices of agricultural production is essential for the welfare of rural people. We should commit to increasing the irrigated area, improving efficiency of existing irrigation schemes, promoting agro-based industries and value addition, and increasing farm incomes and reasonable prices for farm produce. वित्त मंत्री ने वंचित इलाकों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सहायता राशि को बढ़ाया है। बजट में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पूर्वोत्तर के राज्यों को जैविक खेती के केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। फसल बीमा के लिए 2,586 करोड़ रुपए का आवंटन होगा, जिससे प्राकृतिक आपदा के वक्त किसानों को मदद मिल सकेगी। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए 3,691 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। साथ ही छोटे किसानों पर सरकार का विशेष ध्यान है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बजट को खेती के लिहाज से अच्छा बताया है। इस सरकार की जो पहली प्राथमिकता है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये निश्चित रूप से गांव और किसान को मजबूत बनाने वाला है और इसके परिणाम धीरे धीरे निश्चित रूप से प्रकट होंगे। वित्त मंत्री ने बजट में खेती की चुनौतियों से निपटने की कोशिश की है, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने और खेती की लागत घटाने के साथ कई पक्षों पर अभी काफी काम करने की जरूरत होगी। आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह से खेती और ग्रामीण विकास को लेकर अधिक संसाधन आवंटित किया है और कई योजनाओं का ऐलान किया है, उसे देखते हुए एक सकारात्मक कदम तो माना जा सकता है, लेकिन अभी इस दिशा में कायाकल्प के लिए राज्य सरकारों को बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत है। कैमरामैन प्रशांतों के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस पॉइंट्स को समझाने के लिए कि बजट में आखिर क्या है और आम जनता और अलग अलग वर्गों के लिए इसमें क्या कुछ दिया है वित्त मंत्री महोदय ने। फिलहाल इस सफर में इतना छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं, रहिए राज्यसभा के साथ।